सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज हमारी जो लेक्चर है हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे उसका एक एक्सटेंशन है और यहाँ पर हम देखेंगे आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लेबर लॉ। जो आपके लेबर लॉ से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके डोमेस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपोर्टेंट रोल करते हैं पॉलिसी फॉर्मेशन में, रिपोर्ट में और बाकी जो फंक्शनिंग है लेबर लॉ से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो रिकमेंडेशन के रेस्पेक्ट में हो, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद this removal and dismissal. In the last class also I gave some idea about these terms, but in this class we are going to analyze each and every term in detail. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जैसे स्ट्राइक, लॉकआउट, बाकी डिफरेंस है इस क्लास में मैं आपको पूरा एक्सटेंसिवली कवर करूंगा। तो पहला चीज ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिमूवल एंड डिसमिसल इसका बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए यूपीएससी ईपीएफओ जो एग्जामिनेशन होगा आपका उसमें दे कैन आस्क यू सर्टेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। उसमें क्या देंगे आपको, दो स्टेटमेंट दे देंगे, आपको दे देंगे रिमूवल और डिसमिसल का डिफरेंस क्या है। बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है बट ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रिमूवल और डिसमिसल की जब मैं बात करता हूं तो रिमूवल और डिसमिसल में हमने पहले भी ये सारी चीजें देखिए है कि रिमूवल और डिसमिसल दोनों टर्म हम यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर जॉब में। तो रिमूवल का मतलब होता है सिंपली कि आपने किसी पर्सन को रिमूव कर दिया एक पर्टिकुलर पोजीशन से, बट आपने उसके फ्यूचर पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं किया है, ठीक है। ही कैन अप्लाई अगेन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनीवेयर। रिमूवल मीन्स रिमूविंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन, कि आपने एक पोजीशन से रिमूव कर दिया, बट ऐसा नहीं है कि आपने आगे उसके अधिकार छीन लिए। तो आगे वो पर्सन क्या कर सकता है, ही कैन अप्लाई अगेन। तो रिमूवल का मतलब हुआ कि आपने रिमूव किया है पोजीशन से, पर्टिकुलर पोजीशन पे जो होता, बट ही कैन अप्लाई अगेन। सेकेंड, अगर हम डिसमिसल की बात करते हो तो इसमें क्या होता है, आपने रिमूव तो कर ही दिया प्लस आपने एक बार लगा दिया, आपने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, आपने बोल दिया कि भाई आगे कहीं पे भी आप क्या नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द जॉब। ये आपने इसका ये एक विंडो क्लोज कर दी, उसके दरवाजे भी बंद कर दिए सारे, ठीक है। यहां पर जब आप डिसमिसल की बात करते हो, रिमूवल की बात है कि दरवाजे खुले हुए हैं, अगर आप फिर से आना चाहते हैं तो आप प्रॉपर अप्लाई करिए। रिक्रूटिंग अथॉरिटी जो है आपकी रिक्रूटिंग अथॉरिटी आपको ले सकती है, ठीक है। तो यहां पर ये सिंपल डिफरेंस है। बट यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन दे में गिव they may give a statement like this, that removal is a process in which the employer basically removes the particular employee, ठीक है, and employee cannot apply again। तो इस टाइप के स्टेटमेंट देंगे। डिसमिसल में इस टाइप की लाइन दे देंगे कि भाई वो फिर से अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी जो है आपके जनरल क्वेश्चन है, बट यूपीएससी आपको स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में इसको दे सकती है। Next, strike and lockout. Today we are going to analyze it in डिटेल। आज हम डिटेल में समझेंगे कि स्ट्राइक एंड लॉकआउट में डिफरेंस क्या। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनरल जितने भी लेबर लॉ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, स्पेसिफिकली इंडिया के अगर मैं लेबर लॉ की बात करता हूं, जो इंडिया में लेबर लॉ को रेगुलेट करते हैं, उसमें ज्यादातर डेफिनेशन आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में गिवन है, ठीक है। अदर एक्ट भी है भी जिनमें आपकी सिमिलर डेफिनेशन मिलेगी, या बहुत सारे जो एक्ट है वो मेंशन करेंगे जो आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, उसी को यहाँ पे एज ए रेफरेंस लिया जाएगा। तो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ये किस ईयर में आया, ये आपका 1947 में आया। तो जो आपका 1947 का एक्ट है, उस पर्टिकुलर एक्ट की डेफिनेशन ही हर जगह आप लेबर लॉ में देखेंगे। स्पेसिफिक अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडियन लेबर लॉ की, तो जितनी मैक्सिमम डेफिनेशन है आपकी कहां पे दिखेगी, वो आपकी दिखेगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। ये आपका 1947 का एक्ट है, ये ईयर आप याद रखना। ईपीएफओ आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई आप बताइए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किस पर्टिकुलर ईयर में आया। फिर मैंने आपको क्या बताया था, ईयर के साथ साथ में आपको क्या याद रखना है कि इनेक्ट कब हुआ,
एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है, इनएक्टमेंट भी एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है, किस डेट को एनफोर्स कर दिया गया, दोनों डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी डेट याद रखते हो, पहली डेट आप याद रखते हो जब वो एक्सेप्ट किया गया, अडोप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आप याद रखते हो कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कर दिया गया, तो ये सारी डेट आप याद रखते हो। ऐसे ही जो इंपोर्टेंट लेबर लॉ से रिलेटेड आपके जितने एक्ट हैं उनका आपको ये डेट याद रखनी है, ठीक है। दे मे गिव ए सिंपल क्वेश्चन, आपको कोई सिंपल क्वेश्चन आ सकता है या फिर 2-3 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट उसकी डेट से रिलेटेड आ सकता है। ये नहीं आपको सारे लेबर लॉ पे जाना है, बट स्पेसिफिकली आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, आपका फैक्ट्री जो एक्ट है आपके उन पे जाना है, फिर आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट होगा, ठीक है, फिर बोनस से रिलेटेड एक्ट होगा, मैटरनिटी बेनिफिट वाला एक्ट होगा, ठीक है। तो ये कई सारे जो आपके एक्ट हैं उनका आपको किस डेट को एनफोर्स हुए, और स्पेसिफिकली आपका 2-3 साल के जो अमेंडमेंट है वो सब मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपका पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, 1 बाय 1 हम देखेंगे। मिनिमम वेज एक्ट से लेंगे हम, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ेंगे, ट्रेड यूनियन का जो एक्ट है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में सारे कोड पढ़ेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अपने लास्ट ईयर देखा होगा, जो आपका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था ईपीएफओ का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपके जो जनरल एक्ट है उससे आए थे, जो न्यू जो कोड आए हैं उससे नहीं आए थे, क्योंकि न्यू कोड है क्या, आपका कोडिफिकेशन कर दिया गया है। 4 आपके पहले 44 लेबर लॉज थे, उन सबको क्या कर दिया, कोडिफाई कर दिया गया, सिंपली 4 कोड बना दिए गए, ठीक है। तो वो जो डेफिनेशन है, जो उनका जो इंपोर्टेंस है वो तो एज इट इज है ना, वो कोडिफिकेशन हुआ है, कुछ चेंजेस भी हुए, बट मेजर जो डेफिनेशन की मैं बात करता हूं, मेजर जो आपके लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो एज इट इज है, ठीक है। और एक शॉर्ट क्लास हम ट्रेड यूनियनिज्म की पढ़ेंगे, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो सोशलिज्म है उसमें गिल्ड सोशलिज्म की बात आती है, ट्रेड यूनियनिज्म की बात आती है। बहुत सारे सोशलिस्ट बोलते हैं कि ट्रेड यूनियंस को क्या करना चाहिए, आप ट्रेड यूनियंस को पावर दो, उनको आप प्रोडक्शन का जो है उनकी ओनरशिप दो। तो ये सब हम ट्रेड यूनियनिज्म में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके ट्रेड यूनियन से आ जाते हैं, चाहे वो एक्ट से हो, चाहे उनसे रिलेटेड जो टर्म है उससे हो, या फिर पर्टिकुलर अदर जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन का पूरा क्लास हम लेंगे। अब यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक का, जैसे कि आपको पता भी होगा ये तो, कि सिंपली स्ट्राइक क्या होता है, वर्कर्स को अगर आपको लगता है कि भाई एम्प्लॉयर जो है हमारी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर हमारी बात नहीं सुन रहा है और बहुत सारे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें जो एक डिग्निफाइड जो कंडीशन मिलनी चाहिए, इकोसिस्टम मिलना चाहिए जिसमें वो वर्क कर सकते, वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो हम क्या एम्प्लॉय क्या करता है, वर्कर क्या करता है, लेबर क्या करता है, वो स्ट्राइक पे जाता है। तो स्ट्राइक बेसिकली क्या है, बॉटम टू टॉप है, मतलब जो बॉटम वाले लोग हैं, जो लेबर क्लास है, उसका रिएक्शन है इनह्यूमन कंडीशन या फिर किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से सेसेशन ऑफ वर्क बाय ए बॉडी ऑफ पर्सन, ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्कर भी रोक सकता है, वो हड़ताल कर देंगे कि भाई हम काम नहीं कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्राइक है आपकी कई टाइप की हो सकती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे जब पर्टिकुलरली स्ट्राइक को हम पर्टिकुलर में देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और बाकी जो कोड नए आए हैं उसमें देखेंगे, तो मैं आपको एक एक टाइप भी बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंपली क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप वर्क रोक सकते हो, उसको स्लो डाउन कर सकते हो। स्ट्राइक का मीनिंग काफ़ी वाइड है, स्ट्राइक में सिर्फ ये नहीं आएगा कि आपने काम रोक दिया, यहाँ पे क्या है, स्लो डाउन आप कर सकते हो, आप कुछ इस टाइप के हर्डल्स क्रिएट कर सकते हो, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आपने वर्क को रोक दिया तभी आप उसको स्ट्राइक मानेंगे, ऐसा नहीं है। आपने एक जापान का मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जब स्ट्राइक पे लोग जाते हैं तो वो अपने माथे पे पट्टी बांध लेते हैं। आपने बहुत सारे मैच के दौरान भी देखा होगा, पर्टिकुलर लोग जो अपनी एक्टिविटी करते हैं उसको नहीं छोड़ते, काम को नहीं रोकते, बट वो क्या करते हैं, एज ए सिंबल कि हम स्ट्राइक पे है या हम उसको कर रहे हैं, कुछ एक साइन वो ले लेते हैं, कोई पट्टी बांध ली, हाथ पे बांध लिया, किसी भी टाइप का। तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि काम नहीं रोका गया, स्टिल आप क्या कर रहे हो, आप एम्प्लॉयर को बता रहे हो कि हमारी नाराजगी है। तो स्ट्राइक का मीनिंग जो है वो काफी वाइड है। अगर वो आपको डेफिनेशन देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि स्ट्राइक मीन्स, तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि वो आपको कई ऑप्शन चूज करने को बोले। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कंप्लीट आपने रिफ्यूज कर दिया काम करने को तभी वो स्ट्राइक मानी जाएगी। बट अब आते हैं अपने एक्ट। हमारा एक्ट जो बोलते हैं वो क्या है, हमारा एक्ट बोलता है एनी सेसेशन ऑफ वर्क बाय ए बॉडी ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री
acting in combination or as concerted refusal or a refusal under a common understanding of any number of persons। आप याद रखना यहाँ पे any number of persons बोला गया, ये छोटे छोटे वर्ड हैं और यही आपको वहां पे कंफ्यूज करेंगे और आपको लगेगा कि सही आंसर है एनी नंबर ऑफ पर्सन। ऐसा नहीं है कि सब लोग सब लोग गए तभी स्ट्राइक माना जाएगा, इसका मतलब है कि उनमें से अगर कुछ लोग भी गए तो जनरल वो भी स्ट्राइक के अंडर में आएगा, ठीक है। हु आर और हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आपको पता है जो भी पर्टिकुलर मेंबर वहां पे एम्प्लॉयड है उनमें से अगर कोई भी एनी नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ एनी नंबर ऑफ पर्सन, एक्ट में ये दिया गया है। जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि स्ट्राइक क्या हो सकता है, बट जनरल डेफिनेशन से आप यहाँ पे नहीं जाना। अगर आपसे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के रेस्पेक्ट में पूछते 2Q जो इसका सेक्शन है उसमें पूछते हैं तो यहाँ पे ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड है आपका कि जो एसेंशियल जो डेफिनेशन के जो एसेंशियल एस्पेक्ट है, जैसे कि हमने पूरा डेफिनेशन दिया तो यहां पे क्या है सेसेशन ऑफ वर्क होना चाहिए, ठीक है, और वो बाय ए बॉडी ऑफ पर्संस होना चाहिए। देखिए वहां पे आप वर्ड देखिए एनी नंबर ऑफ पर्संस, ठीक है, बाय ए बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि बाहर के कुछ लोग आके वहां पे धरना दे रहे हैं आप उसको स्ट्राइक मानेंगे, इस रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं आपको, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री और इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि जो लोग एम्प्लॉयड है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ये आप याद रखना। ऐसा नहीं है कि एनी नंबर ऑफ पर्सन, इसने बोला है कि कहीं से भी कोई भी पर्सन आके वहां पे पर्टिकुलर प्रीमाइज में आके आप स्ट्राइक कर रहे हो, वो आपका राइट नहीं है। यहाँ पे क्या है आपके खुद के जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड लोग हैं उनके द्वारा स्ट्राइक की बात है, ठीक है। स्ट्राइकर्स मस्ट हैव बीन एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज है कि इंडिविजुअली, ऐसा नहीं है कि कोई किसी चीज के लिए कुछ कर रहा है, नहीं, सबका एक कॉमन एजेंडा कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन आप देख लीजिए। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि सेसेशन ऑफ वर्क, ये वर्ड आप याद रखना, ये आएगा आपके एग्जामिनेशन में। एक कंडीशन है बाय बॉडी ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री, ठीक है, एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, ये पूरा आप याद रखना। यहां तक एक सेंटेंस है, सेसेशन ऑफ वर्क बॉडी ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, एक हो गया यहां पे, और एक कंसर्टेड रिफ्यूजल, ठीक है, और रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आप देख रहे हैं यहां पे क्या है कि कॉमन वर्ड पे बहुत फोकस किया जा रहा है कि सब लोगों को कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप ये बोलेंगे कि इंडिविजुअल्स, भाई एक ग्रुप तो है, ग्रुप ने स्ट्राइक कर दी बट उनका कोई कॉमन पर्पज नहीं है, वो अगर उनका कोई कॉमन पर्पज नहीं है तो उसे इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर नहीं माना जाएगा। प्रैक्टिकलिटी क्या है उस सब चीज में मत जाइए, जो डेफिनेशन है वो देखिए, ठीक है, उसी वजह से। और फिर आप देख सकते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्संस हु आर और हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, ये तीनों फैक्टर मैंने आपको बताई दिए, फिर से मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ये आप जनरली क्या देखते हो स्ट्राइक की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। अगर आप देखेंगे कि स्ट्राइक मस्ट बी वर्किंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट विच हैज बीन कॉल्ड इंडस्ट्री, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ, ये आप 2Z में जो है इंडस्ट्री डिफाइन है, इसको भी मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। देयर मस्ट बी कंसर्टेड रिफ्यूजल, और ये सारी फैक्ट जो है मैंने एक तरीके से पॉइंट वाइज आपको दे दिए, मटेरियल बेसिस पे बाकी डेफिनेशन आपको बता दी, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए जो यहाँ पे डेफिनेशन दिए, जनरल अपनी डेफिनेशन कुछ मत बनाना, वो जब पूछेंगे आपको एक्ट के बेसिस पे डेफिनेशन पूछेंगे, उसी के क्राइटेरिया को याद रखना। सेसेशन ऑफ वर्क, ये वर्ड आप याद रख लो, उसमें ये गिवन है तो ही उसे टिक अप करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सेसेशन ऑफ वर्क, ये बेसिकली है क्या, क्योंकि मैंने आपको कई बार ये बोला कि भाई ये क्या कंप्लीट रिफ्यूजल है वर्क का, या कंप्लीटली आपने रोक दिया, स्टॉप कर दिया। तो अगर ये डेफिनेशन अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपका क्या है, इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज अबेंडमेंट, स्टॉपेज, ओमिशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ देयर पोस्ट, हैम्परिंग और रिड्यूसिंग द नॉर्मल वर्क, hindrance to working or suspension of work, discontinuing the employment or breaking their contract of service,
refusing or failing to return or resume employment or refusing or failing to accept engagement for any work which they are usually employed for। ये जो टर्म है, अब इस टर्म में जो हम डेफिनेशन दे रहे थे, आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्राइक की डेफिनेशन। तो सेसेशन ऑफ वर्क में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, सिंपली स्टॉपेज अब यहाँ पे नहीं रह गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, मैं क्यों आपको डेफिनेशन और फिर इसका मीनिंग यहाँ पे बता रहा था, क्योंकि मैनी ए टाइम्स वी बेसिकली कंफ्यूज इन दीज टाइम ऑफ टर्म्स, ठीक है। हम इस टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइप के टर्म्स की आपको पता चले स्ट्राइक जनरल मीनिंग है स्ट्राइक का, रोक दिया वर्क, ये कर दिया, बट जो इनमें कीवर्ड दिए हुए हैं उसी पे आपको फोकस करना है। कीवर्ड सेसेशन ऑफ वर्क है, और सेसेशन ऑफ वर्क में जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप वर्क को हैम्पर कर सकते हैं, वो जो जनरल मीनिंग है अब वो वहाँ पे आ गया, ठीक है, बट वो वर्ड वहाँ पे नहीं गिवन है, डेफिनेशन में वो वर्ड गिवन नहीं है। आपको अगर बोला गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2Q ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक, व्हाट स्ट्राइक मीन्स, तो आप क्या करेंगे, वो सेसेशन ऑफ वर्क और जो बाकी टर्म उसमें दिया है, बॉडी ऑफ पर्सन्स, ठीक है, ठीक है, रिफ्यूजल और कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं, वो जरूर याद रखना है, क्योंकि स्ट्राइक का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था और मोस्ट प्रोबेबल इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। और सेसेशन ऑफ वर्क का मैंने मीनिंग बता दिया, ये थोड़ा क्या है, एक वाइड मीनिंग है, सिंपली क्या स्टॉपेज नहीं है, उसके साथ साथ में ये सारी चीजें भी है। नेक्स्ट लॉकआउट। लॉकआउट की क्या बात है, मैंने आपको बताया था कि ये है आपका क्या, ये है आपका एम्प्लॉयर जब करता है, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर आपका रोक, एम्प्लॉयर को लग रहा है कि भाई मैं अब इस इंडस्ट्री को कुछ टाइम के लिए टेम्पोरेरली अभी इसे चला नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर करेगा कि वो रोक देगा वर्कर्स को काम करने के लिए, उन्हें बोल देगा कि भाई आप इस पर्टिकुलर प्रीमाइज में नहीं आ सकते, ये मैंने लॉकआउट कर दिया है, इस पे मैंने ताला लगा दिया है, ठीक है। तो वो ताला जो लगा दिया है वो भी डेफिनेशन आपकी यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में गिवन है। आपको पता ही है कि जनरली जो है आपका जो सेक्शन 2 जो होता है किसी भी एक्ट का, वो क्या होता है, जनरली क्या किसी भी एक्ट का डेफिनेशन का होता है। आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की जितनी डेफिनेशन है आप उसको अच्छे से करें, और जो अभी वो डेफिनेशन है वो मेजरली कोड में भी, जो हमारे 4 कोड है उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे वेरिएशन है, कहाँ पे वेरिएशन नहीं है। वो आपसे पुराने एक्ट भी पूछ सकते हैं, वो आपसे न्यू कोड भी पूछ सकते हैं, न्यू कोड के अकॉर्डिंग हो सकता है कहीं कहीं पे डिफरेंसेज है, कहीं कहीं पे वो बोल देंगे कि भाई जो ये पर्टिकुलर कोड है ये एप्लीकेबल होगा 100 पे वर्कर्स पे, कहीं पे उन्होंने वो जो लिमिट है पुरानी लिमिट उसको बढ़ा के 300 कर दिया, तो ये सब चेंजेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1, दोनों को पैरेलली हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं तो ये वर्ड आप हमेशा ध्यान रखना लॉकआउट में, टेम्पोरेरी क्लोजिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय यू, ठीक है। तो यहां पर क्या है, टेम्पोरेरीली, आप ध्यान रखें, लॉकआउट कभी भी परमानेंट क्लोजिंग ऑफ इंडस्ट्री नहीं होगा। अगर किसी की इंडस्ट्री परमानेंटली क्लोज हो रही है, भाई उसका वो एक तरीके से डिफॉल्टर हो गया, इंडस्ट्री को नहीं चला पा रहा और पूरी तरीके से वो इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो तब लॉकआउट नहीं होता, उसका मतलब क्या है, टेम्पोरेरली क्लोज कर रहा है वो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, अस्थायी रूप से। अगर हिंदी के स्टूडेंट समझेंगे इसे कि अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं करना, परमानेंटली क्लोज नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या है, टेम्पोरेरी। या सस्पेंशन ऊपर, ये भी सस्पेंड आप कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हो, सस्पेंशन कभी भी परमानेंट नहीं होता। तो ये दोनों वर्ड आपको बता देगा कि लॉकआउट की डेफिनेशन में आता है, ये भी आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट, कल मैंने आपको थोड़ा आइडिया सोशलिज्म का दिया था, बट ये टर्म्स मैं आपको इसलिए लिख के लाया हूं क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में
यूपीएससी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछे हैं और यूपीएससी जनरली अपने ही जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है उससे इंस्पायर होके ही बाकी पेपर में क्वेश्चन रखती है। तो आप सीडीएस का देखते होंगे, असिस्टेंट कमांडेंट का देखते होंगे और अब आप ईपीएफओ का देख सकते हैं। धीरे धीरे उसके जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, उनसे काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड होते हैं। और अगर आप सीडीएस और ईपीएफओ और असिस्टेंट कमांडेंट वाले एग्जाम में देखेंगे तो इस टाइप के जो टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है वो आए हैं। और सिविल सर्विस में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, आपको सारे टर्म दिख जाएंगे कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं इसलिए लिखे आपके कि आपको क्लैरिटी आ जाए। और ईपीएफओ का एग्जामिनेशन है तो आना लाजमी है आपका। तो ये आपने देखा भी, आपने पढ़ा भी है इसको, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बस यूटोपियन का मेरा मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि वो आइडिया में बिलीव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आइडिया क्या करेगा, आइडिया चेंज करेगा कैपिटलिस्ट क्लास को। ठीक है, वन सेकेंड। कैपिटलिस्ट क्लास को चेंज करेगा आइडिया। वो क्या करेगा, इनका हृदय परिवर्तन करेगा। वो क्या करेगा कि आप जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो बेसिकली चेंज होगी, वेलफेयर एक्टिविटीज लेके आएंगी। ठीक है, और उसमें बहुत सारे यूटोपियन जो सोशलिज्म था उसमें बेसिकली बहुत सारे ऐसे इस टाइप के आइडिया थे, इस टाइप की थ्योरी थी कि आप एक ऐसा सिस्टम रखिए जहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटलिज्म का भी थोड़ा क्या होगा, जैसे हम लिबरल सोशलिज्म में देखते हैं उसमें भी यही था कि भाई आप कैपिटलिस्ट को ही बोलो, वो वेलफेयर एक्टिविटी लेके आए। जब हमने मिक्स्ड जब लिबरलिज्म और सोशलिज्म को दोनों को मिक्स किया एक जगह, तब वो अंडरस्टैंडिंग आएगी जो कैपिटलिस्ट है। गांधी जी भी यही बोलते थे कि भाई आप क्या करना है, आपको जो कैपिटलिस्ट है उन्हीं को वेलफेयर एक्टिविटी में प्रमोट होना चाहिए, उनको एज ए ट्रस्टी काम करना चाहिए। यूटोपियन सोशलिज्म भी कुछ हद तक वहाँ पर एक तरीके से अलाइन करता है। उनके पास जो था वो कोई मेजर आइडिया के थ्रू चेंज करना चाहते थे। वो बोलते थे कि भाई ऐसी चीज़ें होंगी तो ये हो जाएगा। बट फिर उसके बाद में अब यूटोपियन क्यों बोला गया, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने साइंटिफिक सोशलिज्म लेके आए। वो उन्होंने मैटर के बेसिस पे डिस्कस मैंने किया ही था कि मैटर के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, मैटर के बेसिस पे उन्होंने एनालाइज किया सिचुएशंस को। और क्लास कन्फ्लिक्ट आपको बताई था लास्ट क्लास में भी, क्लास कन्फ्लिक्ट उनका मेन थीम था। तो क्लास कन्फ्लिक्ट के बेसिस पे उन्होंने पूरा एनालाइज किया, बोला कि ये अल्टीमेट गोल होगा। तो वो अपने जो सोशलिज्म को बोलते थे साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते थे, और जो पुराना सोशलिज्म था उसको वो यूटोपियन बोलते थे कि ये आइडिया पे बेस्ड है। ये कह रहे कि इस टाइप का सिस्टम हो तो ऐसा हो जाएगा, कुछ कैपिटलिस्ट चेंज होंगे, कुछ इधर चेंजेज आएंगे। ठीक है, बट इनका क्या था, नहीं, एक स्ट्रगल चाहिए, वोलेंट स्ट्रगल, इकोनॉमिक बेस होता है। इकोनॉमी जब तक आप पावर को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप सोसाइटी में चेंज नहीं ला सकते। और जो मार्क्स के जो आइडिया है उनको मार्क्सिज्म नेचुरली बोला ही जाता है। जो उनके फॉलोवर है उन्होंने वो आइडियाज़ को मार्क्सिज्म बोला। आपका कम्युनिज्म मैंने बताया था, इसके सामने एक ही वर्ड याद रखना, इट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। जब सोशलिज्म पूरे एक्सट्रीम पे चला गया तो वो कम्युनिज्म बन गया। क्लास हमेशा कम्युनिज्म मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो क्लासलेस स्टेटलेस, दो वर्ड याद रखना। किस टाइप की, क्लासलेस, मतलब कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए। स्टेटलेस, कोई अथॉरिटी ऑफ स्टेट नहीं होनी चाहिए। अब दोनों क्यों बोला गया, क्योंकि क्लास है तो आपको पता है कि क्लास, अगर क्लास होगी तो एक कोई ना कोई क्लास क्या होगी, वो डोमिनेटिंग होगी, एक डोमिनेटेड होगी। ठीक है, तो हैव होगी, हैव नोट्स होगी। तो इसलिए वो क्या चाहते हैं, क्लास को पूरी तरीके से एबोलिश कर दे। दूसरा वो क्या चाहते हैं कि आप स्टेट को भी एबोलिश कर दे। अब स्टेट को एबोलिश करने का क्या मीनिंग है, वो स्टेट को क्यों एबोलिश करना चाहते हैं आप, स्टेट को इसलिए एबोलिश करना चाहते हैं क्योंकि स्टेट अथॉरिटी को वो बोलते हैं कि ये जो है ये कैपिटलिस्ट क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट है। वो कैपिटलिस्ट क्लास अपने हिसाब से स्टेट को चलाती है और वो एक तरीके से जो लोअर क्लास है, जो लेबर क्लास है, उसको डोमिनेट करके रखती है। तो स्टेट क्या है, इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट क्लास का। ठीक है, फिर आपका हो गया न्यू मार्क्सिज्म। न्यू मार्क्सिज्म मैंने आपको बताया भी था कि जो आपके बेसिक कम्युनिज्म तो डिटर्मिनिज्म है,
इसमें सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे फोकस किया गया कि पहले आप जो आपका इकोनॉमी है, जो कैपिटल है, जो उसके दायरे में जो चीज़ें आती है, अगर उसकी ओनरशिप आप ले लेंगे, अगर लेबर क्लास के पास ओनरशिप होगी फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज की, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सोशल चेंजेज आ जाएंगे। बट न्यू मार्क्सिज्म क्या कहती है, नहीं, इतने से ही नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वैल्यूज है, कैपिटलिस्ट सिस्टम ने ऐसी वैल्यू जनरेट कर दी कि उसकी वजह से क्या हो गया है, उसकी वजह से उनका जो पूरा सिस्टम है उसको सिर्फ इकोनॉमिक चेंजेस ला के गिरा नहीं सकते आप, क्योंकि जो लोग आएंगे वो भी कैपिटलिस्ट बन जाएंगे, उनकी वैल्यूज पे भी काउंटर करना पड़ेगा, वो न्यू मार्क्सिस्ट बोलते हैं। फैबियन का मैंने आपको बताया था, फैबियन और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मोर और लेस सेम, दोनों क्या कहते हैं, ग्रेजुअली चेंज लाओ, वायलेंट स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, आप ग्रेजुअली चीज़ों को चेंज लाओ, इनइक्वालिटी को कम करने का कोशिश करो, ठीक है। एनार्किज्म को भी कभी कभी सोशलिज्म के दायरे में लेके आ जाता है, क्योंकि एनार्किज्म भी क्या बोलता है, ये भी बोलता है कि स्टेटलेस सोसाइटी हो और बेसिकली डिस्टिंक्शन ना हो, किसी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी टाइप का, और एक तरीके से यहाँ पे ये स्टेटलेस सोसाइटी की भी बात करता है। जब हम गांधीयन आइडिया की बात करते हैं तो गांधी जी को एनार्किस्ट बोला जाता है, अगर फिलोसफिकल उनका आप एनालाइज करें, उनकी आइडियोलॉजी को एनालाइज करें तो उनको एनार्किस्ट बोला, क्योंकि वो भी क्या बोलते हैं कि स्टेट जो इंस्ट्रूमेंट है वो वोलेंस का, उसका जो पावर है वो वोलेंस है, स्टेट हमेशा स्टेट अथॉरिटी में क्या होगा, स्टेट में कहीं ना कहीं स्टेट में एक पावर का वो होता है, पावर से वोलेंस आती है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, आपका स्टेट लेस सोसाइटी होनी चाहिए, बट इनकी तरह नहीं होनी चाहिए। गांधी जी का जो बेसिक फंडा था वो था कि आप ऐसे ग्रेजुअल जैसे चेंजेस की हम बात करते हैं, नॉन वायलेंस जो की वो बात करते हैं, उसके थ्रू चेंजेस लेके आओ, ठीक है। बट उनका जो आइडिया था वो एनार्किज्म से रिलेटेड है। तो अगर आइडियोलॉजिकली आप देखें तो गांधीयन आइडियोलॉजी किससे रिलेटेड है, आपकी एनार्किज्म से रिलेटेड है। आप ये ध्यान रखना, कभी कभी वो आपको स्टेटमेंट दे देंगे एनार्किज्म, अगर आप आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, ठीक है, जो एनार्की की हम बात करते हैं सोसाइटी में जो एक नेगेटिव कनोटेशन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एनार्किज्म की जब मैं बात कर रहा हूँ तब मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका जो सिंपल जो लोकल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ही एक तरीके से रूल करेंगे और वो ही मैनेज करेंगे, वही आपका जो सोसाइटी है उसको पूरी तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। आपको किसी एक बड़े इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है स्टेट टाइप के, उस एनार्किज्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एडजुडिकेशन, देखिए ये वर्ड लेबर लॉ में कई बार आएगा, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। जब एडजुडिकेशन की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी टाइप का लीगल रूलिंग और जजमेंट, यूजुअली फाइनल बट कैन ऑल्सो बी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ए लीगल केस और क्लेम थ्रू द कोर्ट और जुडिशियल सिस्टम और जस्टिस सिस्टम, ठीक है। तो आपका जो कोर्ट के थ्रू होता है, जो बेसिकली जो प्रोसेस होता है उसी को हम एडजुडिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जो आपका, जैसे मैं बात करता हूँ आर्बिट्रेशन की मैं बात करता हूँ, वो भी एक टाइप का एडजुडिकेटिव प्रोसेस है। उसमें भी क्या होता है, एक थर्ड पार्टी को आपने आर्बिट्रेटर बना दिया और वो जजमेंट देगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पार्टी इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होगी, वो जजमेंट देगी, उसी प्रोसेस को एडजुडिकेटिंग प्रोसेस हम बोलेंगे, ठीक है। वो कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू भी हो सकता है, वो ट्रिब्यूनल के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी टाइप का प्रोसेस जिसमें क्या होगी, एक आपकी थर्ड पार्टी होगी, और थर्ड पार्टी कैसे होगी, थर्ड पार्टी शुड बी इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट। इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट एक पार्टी होगी, वो अगर दोनों पार्टी को सुन के उसके बाद में एक जजमेंट डिलीवर कर रही है तो इस टाइप का प्रोसेस आपका एडजुडिकेटिव प्रोसेस होगा, एडजुडिकेशन उसको बोला जाएगा। वो आर्बिट्रेशन में भी होता है, वो आपका किस में होगा, वो आपका जो सिंपल आपका जो कोर्ट केसेज होते हैं उसमें भी यही प्रोसेस होता है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर दो पार्टी एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करके अगर ऐसा काम करेगी तो वो आपका एडजुडिकेशन के अंडर में आएगा, ठीक है। तो एडजुडिकेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें आर्बिट्रेशन भी होगा, सिंपल जो आप कोर्ट के थ्रू कोर्ट रूलिंग्स जो जजमेंट आते हैं वो सब भी होगा, ट्रिब्यूनल्स जो अपने डिसीजन देते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू देते हैं वो भी एडजुडिकेशन होता है, ठीक है। तो ये टर्म क्या है, आपका एक वाइड टर्म है जो सारी
जितने भी आपके प्रोसेस है जिसमें एक थर्ड पार्टी होती है वो इंक्लूड। ग्रेचुटी आपकी क्या है, नेक्स्ट इज से पहले आई थिंक, हाँ ये वर्ड और आप देख लीजिए। ग्रेचुटी क्या है, ये आपका एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सम है ये, जो कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है। देखिए आपने किसी कंपनी में काम किया, ठीक है, आपने किसी कंपनी में 5 साल काम किया, 7 साल काम किया, 10 साल काम किया, तो आपका जो वो एम्प्लॉयर होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो ऑफ मनी है वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्पेशली वो आपकी सर्विस के लिए, ठीक है, आपने कंट्रीब्यूट किया, तो ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो आपकी सैलरी से अलग होता है, ये आपकी सैलरी से अलग अमाउंट है। और इसका पूरे प्रोविजन मैं आपको पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बताऊंगा अभी इस टाइम पे क्या पर्टिकुलर प्रोविजन है। बट पहले जो था वो था कि अगर आपने 5 साल मिनिमम काम किया हो तभी आपको ग्रेचुटी मिलेगी। बट अभी जो न्यू कोड बिल आए हैं उसमें चेंजेज आए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, जो पुराना एक्ट था आपका 1972 का जो एक्ट था उसमें है आपका कि जो 5 इयर्स अगर आपने किसी कंपनी में काम किए तभी आपको ये सम मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। बट जो नए चेंजेज आए हैं, नए जो आपके कोड आए हैं उसमें ये 5 ईयर चेंज हुआ है। कहाँ पे चेंज हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले क्या था, आपका 5 ईयर आपका कंपलसरी सर्विस होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, एज ए लीगल राइट उसको समझ सकते हो, ठीक है। देखिए कोई भी चीज, ये हम एक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जैसे स्ट्राइक हमने पढ़ा, क्या स्ट्राइक फंडामेंटल राइट है? जबकि स्ट्राइक एज ए राइट वहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है, बट वो फंडामेंटल राइट नहीं है, स्टैट्यूटरी राइट है। आपका लिए एक लीगल राइट है, आपका एक लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब क्या है कि आप अगर वो वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट के थ्रू कोर्ट में जा सकते हो, आप पर्टिकुलर प्रॉपर चैनल के थ्रू आप जाएंगे। वहां पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। फंडामेंटल राइट अगर स्ट्राइक होता तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाते, बट जब उसको एक लीगल राइट बना दिया गया स्ट्राइक को, तो उसका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही और नए जो कोड बिल आए उनमें आप देखेंगे कि वहां पे एक प्रॉपर चैनल होता है। अगर आपके राइट्स वॉयलेट हुए, कुछ इस टाइप का राइट का वॉयलेशन हो रहा है, तब आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो वो वहां पर एज ए लीगल राइट दिया गया है, बट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। बट क्लेम नहीं कर सकते आप ऐसे, आपके कुछ दायरे होंगे, वो सब होना चाहिए। जैसे वो डेफिनेशन दी गई है, अगर आप उस डेफिनेशन के बाहर है आप नहीं कह सकते मैं स्ट्राइक के लिए। आप पर्टिकुलरली एज ए जो फंडामेंटल राइट है उसको क्लेम नहीं कर सकते स्ट्राइक को कभी। इसलिए स्ट्राइक जो है आपका एक्सप्रेशन का पार्ट भी नहीं है आर्टिकल 19 में, ना ही वो आपकी डिग्निफाइड लाइफ 21 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक तरीके से लीगल राइट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, उसको आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आप जा सकते हैं। वहां पे अगर कोई वॉयलेशन होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, तब आपके पास रेमेडी है। बट आप क्या नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्लेम स्ट्राइक एज फंडामेंटल राइट, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई स्ट्राइक का मेरा राइट है, मैं तो कुछ भी मतलब आर्टिकल 19 में मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन ही तो है एक तरीके से, आप अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, बट दैट इज नॉट फंडामेंटल राइट। ये क्लियर रखना, वहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि राइट टू स्ट्राइक इज ए फंडामेंटल राइट, तो आप क्या बोलेंगे, नो। क्लियर नो रखना इसको, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट नहीं है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू अगर आप किसी भी पर्टिकुलर केस में आप देखते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में आप देख लीजिए, हर जगह क्या है, लिटिगेशन की एक भरमार है। आप देखेंगे कोर्ट में आपको पता चलेगा कि 5,000 कि आपके 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। कहीं पे डेटा आएगा कि अब पिछले अब 5.5 हो गए, 5.4 करोड़ केसेज हो गए। बोला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इतने केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में इतने केस पेंडिंग है, लोअर कोर्ट में इतने केस पेंडिंग है। तो उसी सब से बचने के लिए आपके अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टेक्निक्स जो है, मेथड्स हैं, उनको लाया जाता है, ठीक है। अब ये जो 3 वर्ड है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपके मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन
और तीसरा है आर्बिट्रेशन। ये तीनों मेथड क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स है। इसमें क्या किया गया है कि आप लिटिगेशन से बचिए। इसमें दोनों चीज पे देखिए, जब भी अगर ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का आप देखेंगे तो वो क्या है, दो चीजें यहाँ पे करना है। क्या करना है? आपको लिटिगेशन से बचना है। लिटिगेशन से बचने से क्या एडवांटेज होगा? आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं जनरल आज की बात करूं, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कोर्ट ऑफ लॉ को, बट जनरली कोर्ट ऑफ लॉ में आपको क्या लगता है? इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, आपको टाइम लगता है, ठीक है, जस्टिस आने में। तो हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, कोई आपका स्मॉल डिस्प्यूट है, या फिर आप डिस्प्यूट को सुलझा सकते हो बिना लिटिगेशन के भी, तो उसमें वो आपको टाइम बचा रहा है, आपकी कॉस्ट बचा रहा है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड। यहां पर लेबर लॉ में बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस आती हैं जिसमें अगर आप बार बार कोर्ट में जाओगे तो एक तो पूरी तरीके से जो आपका एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की, दूसरा वर्कर के पास भी उतना लेवरेज नहीं है, उसके पास भी उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं है कि वर्कर हर टाइम कोर्ट में केस कर दिया, यहाँ पे चल गए, प्ली फाइल कर दी, इस कोर्ट में चले गए, तो उसमें उसका क्या होगा? दोनों का ही एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो उन सब से बचने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड लेके आए। इसमें पहला आपका क्या है? आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है और फिर कॉन्सिलिएशन है। यहां पर मैं आपको डिफरेंस के बेसिस पे बता देता हूं। देखिए, जब मैं आर्बिट्रेशन की बात करता हूं, इस वर्ड को आप ध्यान रखना, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है आपका? आर्बिट्रेशन सिंपली जैसे हमारा कोर्ट में केस होता है, जैसे वहां पे जज डिसाइड करते हैं, ऐसे ही आर्बिट्रेशन में क्या होता है? आर्बिट्रेशन में एक पर्टिकुलर इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर दिया जाता है, दोनों पार्टी मिलके, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट से है तो एक पर्टिकुलर पहले से ही आपका जो आर्बिट्रेटर है वो अपॉइंट किया जाता है एज पर द एक्ट, ठीक है। अगर किसी एक्ट के थ्रू है तो उसमें पर्टिकुलर प्रोविजन दिए होते हैं कि ऐसे ऐसे आपको अपॉइंट करना है, ऐसे ऐसे ये अपॉइंट होगा, ठीक है। तो ये क्या है? आर्बिट्रेशन इज लाइक कोर्ट प्रोसीजर। मैंने आपको क्या बताया? कोर्ट की तरह ही होगा, बिकॉज द पार्टीज सबमिट एविडेंस सिमिलर टू ट्रायल। जैसे ट्रायल चलती है, आर्बिट्रेशन में वैसे ही चलेगा। फिर क्या होगा? वेयर द थर्ड पार्टी हियर द एंटायर सिचुएशन एंड गिव हिज अ डिसीजन विच इज बाइंडिंग द पार्टी। कोर्ट का डिसीजन क्या होता है? बाइंडिंग होता है। आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। जो बाकी मैंने टर्म बोले, जैसे मैं मीडिएशन की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कॉन्सिलिएशन की, ये बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें ये इनफॉर्मल प्रोसेस है ज़्यादा। आर्बिट्रेशन क्या है? फॉर्मल प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं ये क्या है आपका। अगर कॉन्सिलिएशन की बात करूं तो आपके मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन दोनों इनफॉर्मल प्रोसेस है, बट आपका आर्बिट्रेशन पूरी तरीके से फॉर्मल प्रोसेस है, कोर्ट की तरह ही होता है, ठीक है। जैसे कोर्ट में आपका टोटल वर्क चलेगा। फिर आपका यहाँ पर भी क्या है? फॉर्मल प्रोसेस आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी इज टर्म्ड एज आर्बिट्रेटर, ठीक है। फिर आपका 1 और 2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब, ठीक है। दे आर बाइंडिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आउटकम डिपेंड करेगा, एविडेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ जो हमने डेफिनेशन में देखी यहाँ पे है, आप देख लेना प्रोसेस। अब यहाँ पर आप मीडिएशन में देखिए, इनफॉर्मल है, थर्ड पार्टी को आप मीडिएटर बोलेंगे, ठीक है। एक मीडिएटर होगा, नॉन बाइंडिंग, यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि नॉन बाइंडिंग है। मीडिएशन में मीडिएटर का अगर कोई पर्टिकुलर उसका कोई एडवाइस, उसका कोई किसी भी टाइप का उसका रिकमेंडेशन, सुझाव, जो भी उसका है वो बाइंडिंग नहीं होगा कोई उस टाइम पे, या फिर उनका म्यूचुअल आके मीडिएटर ने दोनों की तरफ करके एक सेटलमेंट कुछ इस टाइप का रखे, तो उसमें वो आउटकम क्या होगा? वो आउटकम आपका पार्टीज पे डिपेंड करेगा, बाइंडिंग नहीं होगा। मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ मीडिएशन में। अब हम कॉन्सिलिएशन को देख लेते हैं। कॉन्सिलिएशन में क्या है? ये भी इनफॉर्मल प्रोसेस है, बट यहाँ पर ये थोड़ा क्या है, मीडिएशन के रेस्पेक्ट में ज्यादा फॉर्मल है, ठीक है। एक चीज तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम फॉर्मेलिटी की बात आते हैं तो फॉर्मेलिटी में सबसे कम अगर फॉर्मल है मीडिएशन है, इसका मतलब जो सबसे ज्यादा इनफॉर्मल है आपका वो मीडिएशन है, ठीक है। मीडिएशन सबसे ज्यादा इनफॉर्मल है। ये और क्यों है? क्योंकि
मीडिएटर जो होता है, मीडिएटर क्या करता है, मीडिएटर दोनों पार्टी को बैठा के भी क्या कर सकता है, दोनों पार्टी को बैठा के भी बोल सकता है कि आप बताइए कि आपके कहाँ पे इशू है, दूसरी पार्टी को बता सकते हैं। यहाँ पर जो थिन लाइन होती है ना, जैसे आप कोर्ट में देखेंगे तो ऐसे ही आपका जो क्लाइंट होगा, किसी भी एडवोकेट का, पर्टिकुलर दो एडवोकेट किसी केस में जा रहे हैं, ठीक है, तो एक पार्टी होगी, दूसरी पार्टी होगी, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं है कि वो मीटिंग कर लेंगे नेचुरली ऐसे ही जाके। मीडिएशन क्या है, मीडिएशन में क्या दिया हुआ है कि आप दोनों पार्टी बैठिए आपस में, मीडिएटर उन्हें सजेशन देगा, उनकी प्रॉब्लम सुनेगा, ठीक है, तो ये एक बहुत इनफॉर्मल। पर कॉन्सिलिएशन में भी ऐसा है कि कॉन्सिलेटर क्या करेगा, उनकी प्रॉब्लम सुनेगा, बट वो इतना इनफॉर्मल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक थिन लाइन रखी जाएगी। अगर आप एक पार्टी से बात कर रहे हो तो दूसरे पार्टी से बात करोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी वहां पे रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दोनों पार्टी को बैठा या दोनों को एक ही बात आप बोल रहे हो या फिर दोनों की बातें मत, तो कॉन्सिलिएशन में वो थिन लाइन रहती है। आप ये ध्यान रखना, कॉन्सिलिएशन में वो थिन लाइन रहती है। और कॉन्सिलिएशन का जो रेगुलेशन है यहाँ पे देखिए, मीडिएशन का भी है, कॉन्सिलिएशन का सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो एक तरीके से क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। कॉन्फिडेंशियली जो कॉन्फिडेंस जो होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो डिटरमाइंड बाय लॉ होती है, इसलिए मैंने क्या यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पर आप इस टाइप से नहीं कर सकते कि दोनों पार्टी को बैठा के चीजों को, ठीक है, आपको क्या करना है, अलग अलग पार्टी को अलग हिसाब से उनके सजेशन लेने हैं और एक थिन लाइन वो रखनी है, वो एक लाइन रखनी है, बट यहाँ पे वो लाइन नहीं रखनी है, ठीक है। और कॉन्सिलेटर क्या है, वो मोर एक्टिव रोल प्ले करता है, मीडिएटर उतना एक्टिव रोल प्ले नहीं करता, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना कि मीडिएटर ज्यादातर क्या होता है, मीडिएशन में क्या होता है, पार्टीज दोनों एक तरीके से चाह रही है खुद ही डिस्प्यूट को रिजोल्व हो जाए और खुद बैठ के वो मीडिएशन पे आते हैं, खुद बैठ के एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं। कॉन्सिलिएशन में कॉन्सिलेटर जो होगा वो क्या करेगा, एक बार एक पार्टी के पास गया, वहां पे जाके उसकी कंसर्न सुन ली, फिर उसके बाद में उस पार्टी को छोड़ दिया, दूसरी पार्टी के पास गया, उसकी कंसर्न सुन ली, फिर उस पार्टी को गया, उसकी जो उसने पर्टिकुलर कंसर्न देखी थी, खुद कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको बोलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर चीज है, फिर दूसरे के पास। ऐसे कॉन्सिलेटर क्या करता है, एक्टिव रोल प्ले करता है, एक के पास गया उसकी क्वेरी। बट मीडिएटर क्या है, दोनों पार्टी अपने जजमेंट पे आ रही है, मीडिएटर भी उनको एडवाइस दे रहा है, आप अच्छा आपके दोनों की ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा कर लीजिए, जैसे हम कॉमन उसमें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाता है। आपको शायद ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन तो मैंने बोला पूरी तरीके से फॉर्मल है, वहाँ पे थर्ड पार्टी होगी, सबमिट करेंगे, जैसे पर्टिकुलर किया जाता है कोर्ट में, एविडेंस देंगे, उसके बेसिस पे होगा। मीडिएशन में क्या है, दोनों पार्टी खुद ही डिसाइड कर रही है, मीडिएटर आके बोल देते हैं अच्छा ये वाला प्रॉब्लम ये है, इसको सोल्व कर लीजिए। कॉन्सिलिएशन में क्या है, कॉन्सिलेटर आएगा, पहले एक पार्टी की कंसर्न सुनेगा, फिर जाएगा दूसरी पार्टी की कंसर्न सुनेगा, फिर अगर कुछ चीजें आएंगी दूसरी पार्टी को बताएगा आप ऐसी चीजें, तब जाके एक सेटलमेंट आएगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला, मीडिएशन में तो नॉन बाइंडिंग है, बट कॉन्सिलिएशन में एक सेटलमेंट आएगा, वो सेटलमेंट को आप कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू एनफोर्स करा सकते हो, बाइंडिंग करा सकते हो, ठीक है। नॉन बाइंडिंग होगा वैसे मीडिएशन में, कॉन्सिलिएशन में वो सेटलमेंट बाइंडिंग नहीं होगा, पर सेटलमेंट के बाद में आप वहां पे कोर्ट ऑफ लॉ में उसे एनफोर्सेबल बना सकते हो, उसको बाइंडिंग बना सकते हो। ये बेसिक डिफरेंस और याद रखना, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं है तो बहुत बार आप इन तीनों वर्ड में गलती कर सकते हो। ईपीएफओ एग्जामिनेशन अगर आप प्रीवियस ईयर को जाए तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन। वो क्यों? क्योंकि कंफ्यूजिंग भी है और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक लाइन रखो कि देखो नेचर क्या है। तो अगर मैं फॉर्मल की बात करूँ आर्बिट्रेशन, इनफॉर्मल उसे कॉन्सिलिएशन, सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल आपका मीडिएशन। मैं बात करता हूं आर्बिट्रेशन में पूरी तरीके से कोर्ट के टाइप का प्रोसीजर है, बाइंडिंग होगा अगर जजमेंट आया बाइंडिंग होगा। कॉन्सिलिएशन में मैंने आपको बताया कि कॉन्सिलिएटर अलग अलग पार्टी के पास जाएगा। इसका मतलब क्या है, कॉन्सिलिएटर प्ले मोर एक्टिव रोल देन मीडिएटर। ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कॉन्सिलिएटर प्लेज मोर एक्टिव रोल, वो जाएगा एक पार्टी दूसरी पार्टी। तीसरा क्या होगा, मीडिएशन में क्या होगा, मीडिएटर आया उसने सजेशन दिए, अच्छा आप दोनों ये कर रहे हैं तो इसमें ये कर लीजिए, अच्छा यहाँ पे आपकी दोनों की प्रॉब्लम है तो इसमें ये कर लीजिए, ठीक है। और कॉन्सिलिएशन को जो सेटलमेंट उसमें आता है उसको आप एनफोर्सेबल बना सकते हो, बाइंडिंग बना सकते हो। कब?
एक कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ये भी आपकी, अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करूं, यहाँ पे मैंने एक आपको डेफिनेशन दिया है जो आपकी क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन जो है आपकी 1981 ILO की कन्वेंशन है। देखिए जो भी मैं यहाँ पे कन्वेंशन लिख रहा हूँ ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली आपकी जो ILO की कन्वेंशन है। तो यहाँ पर ILO की जो कन्वेंशन है उसका आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 आप याद मत रखना, बट इसको देख लेना, कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1981, ठीक है। नंबर है इसका 154, इसको याद रख, अगर उन्होंने टफ क्वेश्चन पूछ ही दिया तो कन्वेंशन नंबर 154 पूछ सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके में, तो आपका उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोलते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या। कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली क्या है, एक्सटेंड टू ऑल नेगोशिएशंस विच टेक प्लेस बिटवीन एन एम्प्लॉयर, देखिए यहाँ पे वर्ड आप ध्यान रखना, एम्प्लॉयर, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स और वन और मोर एम्प्लॉयर्स organization on one hand and on other hand one or more workers organization, ठीक है। यहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली क्या हो रही है कि जो एम्प्लॉयर है और जो आपका क्या है, जो आपके लेबर है, जो आपके एम्प्लॉइज है, उनके बीच में ये बेसिकली एक क्या है, ये एक टाइप का नेगोशिएशन है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट है, मान लिया कोई स्ट्राइक हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली वो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आएंगे, ठीक है। इसलिए इसके वर्ड का नाम भी क्या दिया हुआ है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसका मतलब एम्प्लॉयर्स की साइड से भी और एम्प्लॉइज की साइड से भी, दोनों साइड से आपका एक पर्टिकुलर डिसीजन लाने की कोशिश की जाएगी, दोनों में बार्गेनिंग होगी, नेगोशिएशंस होंगे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक वर्ड इंपॉर्टेंट आपका नेगोशिएशन है, ठीक है। ये कंडीशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने PDF में दिया हुआ, तो आप देख लेना। कलेक्टिव बार्गेनिंग यही है, बाकी जो अदर डेफिनेशन आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। Now I think you know about this term provident fund. You know about provident fund? तो provident fund आपको पता ही है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, जब आप एक रिटायर होते हैं तो रिटायर होने पर आपको एक पर्टिकुलर सम दिया जाता है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको एम्प्लॉय करता है, ठीक है। तो उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका सैलरी का एक पर्टिकुलर अमाउंट कटता रहता है, वो आपके PF में जाता रहता है, फिर EPS स्कीम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैं स्कीम के जो कॉलम आएगा, जो आपका स्कीम का जो एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा, जितना भी लेबर लॉ से रिलेटेड स्कीम्स है, ठीक है। तो इसको सिंपल आप याद रखना कि ये वही पर्टिकुलर चीज़ है। अब आता है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर्स। देखिए स्टैंडिंग ऑर्डर की आप डेफिनेशन सिंपल याद रख ले, आप उसका एक जो एसेंस है वो याद रखिए कि स्टैंडिंग ऑर्डर की जब मैं बात करता हूँ तो स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली उस टाइप के ऑर्डर्स है जो एक एम्प्लॉयर, ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्डर निकालता है, किस लिए कि भाई आपको सर्विस कंडीशन, जो वर्कर है वो जिस कंडीशन में काम कर रहा है, चाहे उसकी हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो उसके सेफ्टी से रिलेटेड है, चाहे वो उसके जनरल जो उसका वहाँ पर पर्टिकुलर सेफ्टी उस पर्टिकुलर वर्क प्रोफाइल पे है, ठीक है, या फिर अदर भी जो उसकी एक्टिविटी है विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ें हो रही हैं, उन सब से रिलेटेड जो आपका एक सेट ऑफ रूल्स होता है वो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर होता है। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि भाई स्टैंडिंग ऑर्डर किस पे एप्लीकेबल होगा, ये पर्टिकुलर प्रोविजन किस पे नहीं, वो मैं नए कोड जो आपके आए हैं उनके बेसिस पे बताऊंगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, पर जनरल आप मीनिंग इसका समझ गए होंगे। और इंडस्ट्रियल अगर एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है आपका, उसके में ये पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स स्टेट द लॉज विच गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, ठीक है, इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जो उनके रिलेशन को गवर्न करते हैं, चाहे वो काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। मैंने क्या बताया, जो वर्किंग कंडीशंस है उसमें सब कुछ आएगा, उसमें आपका रेस्टिंग आवर भी आएगा, भाई आपके लिए प्रॉपर फैसिलिटी है जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं, कोई कैंटीन है क्या, पानी की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है।
आफ्टर स्टैंडिंग ऑर्डर here you can see the details under the standing order, क्या यहाँ पे वर्कर का क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ इन्फॉर्मिंग, शिफ्ट को कैसी है, टेम्पोरेरी स्टॉपेज वर्क का करना, ठीक है, कंसर्न टू टर्मिनेशन, उसके टर्मिनेशन से रिलेटेड एक्शन क्या लिया गया है जो मिसकंडक्ट हुआ है, ग्रीवेंस आपने रेड्रेस की, रेड्रेस मैकेनिज्म आपके पास है क्या, ग्रीवेंसेज जो है उनको आपने पूरी तरीके से सुना है सॉरी उन कंसर्न्स को या नहीं, ठीक है, तो ये देख लेना आप। नेक्स्ट इज लेऑफ। लेऑफ का आपको पता ही होगा कि ये आपका, अगर आप देखें यहाँ पे, ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट फिर से 1947 में जो आपका सेक्शन है 2 और इसका क्लोज के इस पर्टिकुलर आपके क्लोज में आपका क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन है लेऑफ की। सिंपली लेऑफ होता क्या है, लेऑफ बेसिकली क्या है आपका, फेलियर, रिफ्यूजल और इनेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। दिस डेफिनेशन इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन, ठीक है, मैं आपको एक पर्टिकुलर बता दूंगा, बट लेऑफ में आपको सिंपली बता दूं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉइज को बेसिकली किसी पर्टिकुलर रीजन से, जैसे आज के टाइम में देख रहे हैं कि बाइजू जो है अपने जो वर्कर्स हैं उनको ले ऑफ कर रहा है किसी पर्टिकुलर रीजन से, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो एक तरीके से हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं लोन को, या फिर हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है, किसी भी टाइप की हमें फंडिंग नहीं मिल रही, इन सब बेसिस पे अगर वो अपने वर्कर्स को निकालते हैं तो वो ले ऑफ की कंडीशन में आएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन और वो मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट, ठीक है, ये वर्ड आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इट मीन्स टर्मिनेशन, इट मीन्स टर्मिनेशन, मीन्स टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज देन पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय द वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। देखिए ये कंडीशन इसमें दी गई है, इसमें क्या है कि भाई आप रिट्रेंचमेंट में क्या है कि आप टर्मिनेट कर रहे हो, बट किसको छोड़ के, जो पनिशमेंट आपने दिया है मिसकंडक्ट जो है उसकी वजह से, उसको छोड़ के अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो तो उसको रिट्रेंचमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसकी कंडीशंस आप देख लीजिए कि इसके अंदर वॉलेंट्री आप रिटायर कर रहे हो, भाई आप हो सकता है कि भाई आप खुद उस कंपनी से जाना चाहते हो, आप रिटायरमेंट ले, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट सर्विस में VRS का प्रोविजन है, तो उसमें रिट्रेंचमेंट वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि आप खुद ही रिटायरमेंट ले रहे हो। दूसरा क्या है कि अगर आप एक एज पे पहुंच गए हैं, ठीक है, आप रिटायरमेंट की एज पे पहुंच गए, तब भी वो रिट्रेंचमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर क्या है, अगर आपका टर्मिनेशन क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, भैया आपका टर्मिनेशन हुआ है कि रिन्यूअल नहीं हुआ, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है पर्टिकुलर, वो भी आपका रिट्रेंचमेंट में नहीं माना जाएगा। तो ये 3 इंपोर्टेंट कंडीशन आप याद रखना। फोर्थ भी है आपका टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ। हो सकता है कि आपकी हेल्थ जो है वो, हेल्थ की कंडीशन जो है आपकी बहुत टाइम से खराब हो, तो उस बेसिस पे भी क्या होगा, रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि आपकी हेल्थ खराब थी, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर रीजन आएगा, तो रिट्रेंचमेंट में ये कंडीशन नहीं होगी। ये चारों कंडीशन एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो किसी भी टाइप के टर्मिनेशन आपका क्या होगा, रिट्रेंचमेंट होगा, बट अदर देन दिस, ये 4 कंडीशन आप याद रखना। आप खुद रिटायरमेंट ले रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब है, उसकी वजह से टर्मिनेशन हुआ है, या फिर आपका रिटायरमेंट की एज हो चुकी है, या फिर आपका टर्मिनेशन क्यों हुआ है, आपका टर्मिनेशन क्योंकि रिन्यूअल नहीं हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट। होता है ना कि भाई आप 10 साल के लिए काम करें, आपको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसके बाद में रिन्यू नहीं हो पाया तो उसको आप रिट्रेंचमेंट में नहीं लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्कमैन, और वर्कमैन हमारा लास्ट टर्म है, बट रिट्रेंचमेंट पे ही आज एंड करते हैं लेक्चर को। और वर्कमैन को मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी थोड़ा लेंथी हो जाएगी क्योंकि वर्कमैन में आपको समझना है। मैं सिंपल आपको एक बार वर्कमैन का बता दूं कि वर्कमैन में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए वर्कमैन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लोग मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, जो लोग मैनेजर की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
आप किसी टास्क को कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में हैं और वहां पर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय, एज ए वर्कमैन। बट अगर आप कुछ लोगों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सुपरवाइजिंग एक्टिविटी भी इसमें इन्वॉल्व होगी जो वर्कमैन के दायरे से अलग आएंगे, ठीक है, पर स्पेसिफिकली जो मैनेजर होगा वो वर्कमैन नहीं होगा, ये आप याद रखना। ये आपका पर्टिकुलर प्रोविजन पूछा जा सकता है। वर्कमैन इज नॉट ए मैनेजर इज नॉट ए वर्कमैन। दूसरा, ये जो वर्कमैन का पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा, जो आपके आर्म फोर्सेज के जो आपके पर्सन होंगे, पर्सनल जो आर्म फोर्सेज के होंगे, तीनों फोर्सेज के आपके, और आपका जो पुलिस सर्विस के एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 2-3 चीजें आप याद रखना। डिटेल में हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इसको पढ़ेंगे।